कैसे हो दोस्तों, मैं शुभंकर पांडे। अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने फिजिकल ज्योग्राफी का शुरुआत करने की कोशिश की थी। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी की शुरुआत के साथ में इस ज्योग्राफी को किस प्रकार से पढ़ा जाए, थोड़ा उस बात को ध्यान में रखकर हम फिजिकल ज्योग्राफी को शुरुआत करेंगे एक टॉपिक के साथ में। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है हमारा, वो हमने आपको बताया था कि कई सारे सब्जेक्टों को लेकर चला हुआ है, और कई सारे सब्जेक्टों को लेकर चला है तो स्वाभाविक रूप से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ज्योग्राफी, कोर ज्योग्राफी से हो ऐसा संभव नहीं है। और जिस प्रकार का नेचर यूपीएससी का चल रहा है वो हमें दिखाई देता है कि शायद एक आध प्रश्न को छोड़कर वो सभी प्रश्नों में कहीं ना कहीं अन्य सब्जेक्टों को वो अपने साथ लेता ही लेता है। तो ज्योग्राफी जब बच्चा पहली बार पढ़ना शुरू करता है, और जो बच्चा मेरे वीडियो देख रहा है जो पहली बार पढ़ रहा है, तो कोशिश करिएगा कि ज्योग्राफी का आपका सबसे पहले जो फंडामेंटल रहता है वो आपका हमेशा क्लियर रहना चाहिए। फंडामेंटल के साथ में जब आपका फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो इस फंडामेंटल को सिस्टमेटिकली आपको हमेशा पढ़ना चाहिए कि हर घटना कहीं ना कहीं पूर्व की घटना के कारण ही घटित होती है। मतलब आपको हमेशा इंटरलिंक करना। जब सिस्टमेटिक हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको डेरिवेटिव पढ़ना, थोड़ा सा एक्सपांड करना, थोड़ा सा फैलाना, कौन कौन से टॉपिक और हो सकते हैं उन सबको इंक्लूड करना, और उनको इंक्लूड करने के बाद में आप कोशिश करना कि उन सबको इंक्लूड करने के बाद में अब अप्लाइड पढ़ने की कोशिश करना। जब अप्लाइड करोगे तो मतलब आप ज्योग्राफी को कहीं पर भी, जैसे कि अगर भारत में अगर आप डायग्राम बनाएंगे, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से, और इसको आपने सिस्टमेटिक रूप से देखा होगा और फिर में आपने उसको बहुत फैलाया होगा, तो आपको अप्लाइड करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। किस प्रकार से? आपसे पूछा गया कि भारत में मानसून का वर्णन कीजिए, और साथ में उसने सिस्टमेटिक रूप में एक वर्ड कह दिया कि भैया मेघालय में होने वाली वर्षा ज्यादा क्यों? उसने क्या कहा? भारत में होने वाली वर्षा को बताइए, और साथ में उसने कहा कि मेघालय में होने वाली वर्षा क्यों है। तो आपको अगर वर्षा का प्रकार पता रहेगा कि वो प्रकार कौन कौन सा है, तो आप जब वर्षा का प्रकार, फंडामेंटल मतलब प्रकार क्या हुआ? फंडामेंटल। तो आपने फंडामेंटल पता है कि वर्षा का प्रकार कौन सा होता है, तो आपने देखा पर्वतीय वर्षा होती है, दूसरा वाताग्रीय वर्षा होती है, और तीसरा संवहनी वर्षा होती है। तो मेघालय का क्षेत्र आपने देखा कि मेघालय का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आता है, और वो पर्वतीय क्षेत्र है, तो मतलब वहां पर किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा। आपने सिस्टमेटिक रूप से पढ़ा था इसलिए। और थोड़ा सा फिर डेरिवेटिव मतलब फैला दो, तो फैलाएंगे कैसे कि यहां पर आपको वर्षा तो दिखाई देती है, साथ में आपको अन्य जगह की वर्षा कहां कहां पर है आप उसका भी वर्णन कर देंगे। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल, सिस्टमेटिक और डेरिवेटिव आपने कर दिया अप्लाइड। तो इस प्रकार से आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं क्लियर होते चलेगा। कोई दिक्कतें यहां पर भैया? चलो अब आगे हम देखते हैं कि हमें इस ज्योग्राफी को जब शुरू करना है, तो ज्योग्राफी को शुरू, जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी की बात करी थी, हम वो फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हमें जो पढ़ना है, इस फिजिकल ज्योग्राफी में हमें कोशिश करना है कि हम हर फंडामेंटल को क्लियर करें। तो आज के मेरे 5 मिनट के लेक्चर में आपको समझ में आया फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी, और उसे सिस्टमेटिक रूप में पढ़ना जरूरी। फिर डेरिवेटिव तो आप हमेशा फैला तो आप सकते हो, पर हमें ये ध्यान में रखना फंडामेंटल आपका क्लियर हो। मैंने पहले के लेक्चर में भी आपको कहा था कि फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होगा आप कभी भी अप्लाइड स्टडी कर ही नहीं सकते। तो जब हम फंडामेंटल की बात करते तो हमें सबसे पहले जिस भौतिक ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना है, उस फिजिकल ज्योग्राफी में हम सबसे पहले भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और भू आकृति विज्ञान का मतलब होता है पृथ्वी की स्थलाकृतियों का
अध्ययन, पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन। तो पृथ्वी पर कौन कौन सी स्थलाकृतियां होती है, तो हम सबसे पहले उसके बारे में जब जानकारी लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पृथ्वी को अगर मैंने बनाया और पृथ्वी पर बनाया तो ये पर्वत हो गया, ये थोड़े से पठार हो गए, ये मैदान हो गया, ये मग्न तट हो जाएगा, नीचे समुद्र के क्षेत्र में आएंगे तो ढाल, तीव्रतम ढाल, और थोड़ा सा उभार आएगा, फिर मैदान, फिर कटक और फिर भ्रंश घाटी। ऐसे करके आपको स्थिति दिखाई देगी। ये क्या हो गया, पर्वत, ये हो गया पठार, ये हो गया मैदान, ये आपका समुद्र क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र बेटा, समुद्र क्षेत्र। तो ये समुद्र क्षेत्र में आपको समुद्र और स्थल का जो मिला हुआ रूप रहता है उसे कहा जाता है मग्न तट। उसे क्या कहता है, मग्न तट। तट है परंतु किस में मिल गया है, पानी में, तो उसे कहा जाता है मग्न तट। तो हमें आप वो मग्न तट याद रखिए। मग्न तट के बाद में धीरे से एकदम ढलान आती है तो उसे कहा जाता है महासागरी ढलान। और ढलान के बाद में थोड़ा सा जैसे ही मैदान तक के पहुंचते तो थोड़ा सा उभार आता है, तो इस उभार को कहा जाता है महासागरी उभार। क्या कहा जाता है, महासागरी उभार। और जैसे ही हमें मैदान दिखाई देता है महाद्वीपीय क्षेत्र में, तो हमें महासागरी क्षेत्र में भी उभार दिखाई देता है, जिसे हम मैदान दिखाई देता है, उसे कहते हैं हम महासागरीय मैदान। फिर हमें कटक दिखाई देता है। कटक क्या होता है, कैसे बनता है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर हमने भ्रंश का निर्माण कैसे होता है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये किसके अंतर्गत होता है, पृथ्वी की स्थलाकृतियों के बारे में। और ये जो पृथ्वी की स्थलाकृतियां बनती है हमें बाहर दिखाई देती है, परंतु ये हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में जब हमें अध्ययन करना है तो हमें आंतरिक स्ट्रक्चर आंखों से देखा नहीं जा सकता। और जब हमें आंतरिक भाग के बारे में जब अध्ययन करना, जब वो आंखों से देखा नहीं जा सकता, तो यही कारण रहा कि उसके विषय में कई सारे अनुमान लगाए गए। और ये कई सारे अनुमान का ही हमें अध्ययन करना है। तो मतलब हमें भू आकृति विज्ञान में हमें बाह्य संरचना के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, परंतु पृथ्वी की आंतरिक संरचना वो किस प्रकार से बनी हुई है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो हम सबसे पहले आंतरिक संरचना के विषय में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं आगे। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ये मैं पृथ्वी को बनाया आपके सामने, ये केंद्र हो गया और इसको मैंने इस प्रकार से बांट दिया और कई सारे उसके लेयर बना दिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई सारे भू वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कई प्रकार से बांटने की कोशिश की। तो एक व्यक्ति के द्वारा पृथ्वी की ऊपरी संरचना को स्थल मंडल का नाम दिया गया। कौन सा मंडल का नाम दिया, स्थल मंडल। बीच की संरचना को मध्य मंडल का नाम दिया गया। और तीसरी जो अंतिम संरचना जो कहीं ना कहीं केंद्र से मिलती है उसे कहा गया उसके द्वारा केंद्र मंडल। इस प्रकार से बांटने की कोशिश की। किसी भूवैज्ञानिक के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, जिसमें ऊपरी संरचना को उसके द्वारा सियाल कहा गया। क्या कहा गया, सियाल। बीच की संरचना को सीमा कहा गया। क्या कहा गया, सीमा। और आंतरिक संरचना को उसके द्वारा क्या कहा गया, निफे। ये हर वैज्ञानिक का अपना एक दृष्टिकोण रहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटने का। तो एक और वैज्ञानिक आया जिसके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटने की कोशिश की गई। उसमें उसके द्वारा सबसे ऊपरी भाग को उसके द्वारा ऊपरी मंडल के नाम से जाना गया, नाम दिया। जो बीच में उसको थोड़ा सा तरल अवस्था दिखी तो उसको लगा कि भैया यहाँ पर बहुत अधिक तरल है, मतलब यहाँ पर जो स्थिति है वो दुर्बल है, तो उसके द्वारा इस मंडल का नाम दुर्बल मंडल के नाम से दिया गया। फिर बाद में उसके द्वारा अन्य भाग को केंद्र मंडल, मध्य मंडल और केंद्रीय भाग को उसके द्वारा केंद्र मंडल के नाम से जाना।
एक और वैज्ञानिक है जिसके द्वारा इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग रूपों में बांटने की भी कोशिश की गई, जिसको उसने बोला कि भैया मैं इसी रूप में बांटूंगा, सियाल, सीमा, नीफे, परंतु जो भूकंप की तरंगों का व्यवहार चेंज होता है उस व्यवहार के आधार पर भी मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटने की कोशिश करूंगा। तो उसने क्या किया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 लेयर में तो बांटा, सियाल, सीमा, नीफे। पर इस सियाल में भी कभी कभार एक जैसा रूप नहीं दिखाई देता है, अलग रूप दिखाई देता है। तो उसने कहा कि जो एक जैसा रूप ना होकर अलग अलग रूप दिखाई देता है, तो मैं सबसे पहले उस अलग रूप दिखाने वाली परत को मैं कॉनरॉड कहूंगा। फिर उसके नीचे वाली जो संरचना आएंगी मैं उसे मोहो के नाम से जानूंगा। कौन से नाम से? मोहो। फिर इसी के बाद में जब हम सीमा के नीचे आएंगे, हम सियाल के नीचे आएंगे और सीमा में आएंगे, तो वहां पर भी आपको अलग व्यवहार दिखाई देगा तरंगों का। तो इस आधार पर उसके द्वारा एक और संरचना में बांटा गया जिसका नाम था रिपीटी। रिपीटी के नाम से बांटने की कोशिश की, और जैसे ही रिपीटी के बाद आया तो उसके द्वारा एक और लेयर में बांटने की कोशिश की गई, उसे कहा गया गुटनबर्ग। गुटनबर्ग। और सबसे नीचे जो उसने बांटा उसे कहा गया लेहमन। क्या कहा गया? लेहमन। असंबद्धता। तो मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कई सारे वैज्ञानिकों के द्वारा कई सारे भागों में बांटने की कोशिश की गई। पहले इसमें स्थलमंडल, मध्यमंडल, केंद्रमंडल। दूसरा एक वैज्ञानिक आया, उसके द्वारा पृथ्वी की ऊपरी संरचना को सियाल कहा गया, मध्य संरचना को सीमा कहा गया, और जो केंद्रीय संरचना थी उसके द्वारा नीफे कहा गया। इसी के बाद में एक और वैज्ञानिक आया जिसके द्वारा ऊपरी संरचना को ऊपरी मंडल के नाम से जाना गया। फिर आपने जहां पर उसको संरचना, पृथ्वी की संरचना थोड़ी सी दुर्बल, मतलब वहां पर मैग्मा ज्यादा जमा दिखाई दिया, तो उसके द्वारा उस संरचना को कौन सा मंडल नाम दिया गया? दुर्बल मंडल नाम दिया गया। फिर जैसे ही बीच में आया तो मध्य मंडल नाम दिया, और फिर उसने केंद्र मंडल नाम देने की कोशिश की। पर एक वैज्ञानिक है जो आधुनिक सिद्धांत पर आधारित था, उसने भूकंपीय तरंगों के आधार पर अध्ययन जब किया तो उसने क्या किया, सियाल, सीमा, नीफे जो स्ट्रक्चर पहले के भूवैज्ञानिक ने बांटा हुआ था उसी स्ट्रक्चर को उसने रहने दिया। पर उसने कहा कि जो सियाल है वो पूरा एक जैसा नहीं है, वहां पर कभी कभार भूकंपीय तरंग जो PSL के रूप में चलती है उनका व्यवहार चेंज होता है, तो मैं इस व्यवहार के चेंज के आधार पर भी मैं सियाल, सीमा और नीफे को बांटूंगा। तो उसने बांटने की जब कोशिश की तो ऊपरी संरचना जहां पर पहली बार जो तरंग थी उसमें कहीं ना कहीं चेंज आया, उसका नेचर में चेंज आया, तो उसके द्वारा कॉनराडो नाम दिया गया। फिर उसके बाद जब उसको दूसरे बार दिखाई दिया कि भैया अब भूकंपी तरंगों की जो स्ट्रक्चर नेचर है उसमें चेंज हो रहा है, तो उसके द्वारा उसका नाम मोहो रखा गया। उसके बाद वो सीमा में पहुंचा, और जब सीमा में पहुंचा तो सीमा में पहुंचने के बाद में पुनः उसे समझ में आया कि भैया अब भूकंपी तरंगों के नेचर में फिर चेंज आ रहा है, तो उसके द्वारा उसका नाम क्या रखा गया? रिपीटी। फिर जैसे ही वो केंद्र तक के पहुंचने ही वाला था, तो केंद्र तक के पहुंचने से पहले क्रोड़, जिसको हम क्रोड़ का एरिया कहते हैं, तो क्रोड़ के एरिया में आपको दिखाई देगा कि वहां पर उसको 2 बार भूकंपीय तरंगों के नेचर में परिवर्तन दिखाई दिया, जिसको क्रमशः नाम उसने गुटनबर्ग और लेहमन रखा। पर भैया इसको पढ़ने के बावजूद भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी नहीं हो पाती। सीधे सीधे बोला, पर भैया उसके द्वारा क्या सोचकर यह बांटा गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमें पता नहीं चलता। तो हमें कुछ सिद्धांत पता चले, और उस सिद्धांत के आधार पर भूवैज्ञानिकों के द्वारा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटने की कोशिश की, हम उस सिद्धांत को देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा सिद्धांत अभिनव है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना रियल में कैसी है, हम इसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि भैया रियल में क्या बात है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो कुछ सिद्धांत आए जिसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में थोड़ा सा हमें ज्ञान देने की कोशिश की। तो हम सबसे पहले उन 4 सिद्धांतों के बारे में आज के लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले घनत्व पर आधारित सिद्धांत दिया गया, डेंसिटी पर आधारित सिद्धांत दिया गया। इस डेंसिटी पर आधारित सिद्धांत का मतलब यह था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ये पृथ्वी ऊपर से नीचे आने पर क्या बोला गया, जो ऊपरी मंडल है उसने कहा कि 2.5
पृथ्वी की ऊपरी संरचना की परतों का घनत्व है, और नीचे जाने पर लगातार बढ़ते जाता है, और पृथ्वी की जो पूरी संरचना है इसका औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की ऊपरी संरचना से नीचे की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, और इस आधार पर बोला गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व में वृद्धि होने के कारण थोड़ी सी ठोस। ये किसने कहा? घनत्व पर आधारित सिद्धांत ने। पर इसने कहा कि ये जो घनत्व में वृद्धि होती है, ये वृद्धि आयतन में कमी, किसमें कमी? आयतन में कमी होने के कारण होती। मतलब नीचे की ओर जाने पर जो पदार्थ रहते हैं उनमें कसावट लगातार आते रहती है, और कसावट लगातार आने के कारण इनका भार धीरे धीरे छोटी जगह पर भी बढ़ने लगता है, और बढ़ने के कारण हमें दिखाई देता है कि भैया पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो एक समान पदार्थों से बनी हुई है, परंतु आयतन में कमी होने के कारण घनत्व में क्या होती है? वृद्धि, और इसी के कारण हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिखाई देती है। और क्या बोला था उसने? एक समान पदार्थों से। क्या बोला? परंतु इस घनत्व पर आधारित अध्ययन का जो दूसरा मत था, उस मत में कहा गया कि भैया पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो एक समान पदार्थों से नहीं बनी है, एक समान पदार्थों से नहीं बनी, बल्कि विभिन्न पदार्थों से बनी है। क्योंकि हर पदार्थ का जब उसके ऊपर प्रेशर रखा जाता है, भार बढ़ता है, तो भार बढ़ने के साथ में घनत्व में भी क्या होती है? वृद्धि। तो मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो घनत्व में के माध्यम से जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत के द्वारा कहा गया, जो अभी बोला गया कि एक समान पदार्थों से पृथ्वी नहीं बनी है, कई पदार्थों से बनी है, जिसके भार में वृद्धि होने के कारण नीचे जाने पर हमें घनत्व में वृद्धि दिखाई देती। पर इस सिद्धांत से हमें केवल घनत्व 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 पता चल रहा है, पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से बांटे इसके बारे में जानकारी मिल रही है क्या? नहीं, बस हमें पता चल रहा है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो पृथ्वी के स्थलमंडल के घनत्व की तुलना में ज्यादा है। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर पृथ्वी के घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। किसके कारण होती है? भार के कारण होती है, बस। और इसके बारे में और कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। तो इसी के बाद में दूसरा एक और सिद्धांत आया, और उस सिद्धांत का नाम था टेम्परेचर या तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। और इसके द्वारा सबसे पहले यह कहा गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें जाने पर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने पर हमें पर 100 मीटर जाने पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी जो है अंदर की ओर जाने पर वो आग के गोले के रूप में। पर भैया आग के गोले के रूप में हो सकती है, नहीं हो सकती, परंतु ये कहना गलत है कि 100 मीटर जाने पर 2 सेल्सियस टेम्परेचर। क्यों? अगर इतना ही होगा तो लगभग अगर मैं 90 किलोमीटर की बात करूं तो 90 किलोमीटर के बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी पदार्थ हमें ठोस अवस्था में दिखेगा ही। तो मतलब तापमान पर आधारित ये अध्ययन ये भी झूठा साबित हुआ, क्योंकि भैया उसने बोला कि भैया जिसने इसका विश्लेषण किया बाद में, जिसने सिद्धांत दिया उसने तो ये बात बोल दी, पर जब विश्लेषण करने आया तो उसने कहा कि पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना रहती है, इस ऊपरी संरचना में रेडियो सक्रिय, कौन से तत्व? रेडियो सक्रिय पदार्थों का ज्यादा मात्रा में उपस्थिति, पदार्थों की ज्यादा मात्रा में उपस्थिति कहीं ना कहीं रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन का कारण बनती है। जब ये विघटित होते हैं तो कहीं ना कहीं ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलने के कारण तापमान बढ़ता है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना है वहां पर रेडियो सक्रिय तत्वों का अधिक होना कहीं ना कहीं प्रारंभ में तापमान में वृद्धि के कारण बनता है, परंतु जैसे ही नीचे की ओर जाते हैं ये वृद्धि दर क्या होती है? कम होते जाती है। तो मतलब इसके माध्यम से ये नहीं पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पर हमें ये तो पता चला कि नीचे की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पता चला क्या? नहीं पता चला। ना तो हमें घनत्व ने बताया पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ना तो तापमान के अध्ययन ने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब एक नया सिद्धांत आया,
और उस नया सिद्धांत में हमें बताया कि भैया पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, और उस अध्ययन को कहा गया दाब पर आधारित अध्ययन। किस पर आधारित अध्ययन बेटा? दाब पर आधारित या प्रेशर पर आधारित अध्ययन। और प्रेशर, यदि मैं थोड़ा सा साइंस की दुनिया में आपको लेकर चलूं तो साइंस की दुनिया में कहा गया है कि जहां पर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो स्वाभाविक रूप से पदार्थ का जो गलनांक रहेगा, मतलब पदार्थ का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब उसने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने पर प्रेशर या दाब में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना में जो पदार्थ है, उस पदार्थ का गलनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने पर आपको ठोस तत्व क्या दिखाई देगा? ज्यादा। पर भैया लावा तो दिखाई देता है कि नहीं, जो पृथ्वी की सतह पर आता है, मतलब मेग्मा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में है। मतलब ये सिद्धांत भी जो कहीं ना कहीं दाब पर आधारित था, प्रेशर पर आधारित था, इसने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमें अच्छी जानकारी नहीं दी। और यही कारण रहा कि वर्तमान में जो अभिनव सिद्धांत जिसे हम मानते हैं और जिसका अध्ययन करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, वो सिद्धांत आया, और वो सिद्धांत आ रहा भूकंपीय तरंगों के आधार पर। अब आप सबको पता है भूकंप क्या रहता है? एक अवांछित कंपन जिसके माध्यम से पृथ्वी के स्थल या जलीय भाग हिलने लगते हैं, उसे कहा जाता है भूकंप। जो आकस्मिक रूप से आते हैं उसे क्या कहा जाता है? भूकंप। और ये जो भूकंप आता है ये तरंगों के रूप में आता है। किस रूप में आता है? तरंगों के रूप में। तो भूकंप के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जब अध्ययन करेंगे तो हम सबसे पहले भूकंप के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताते हैं। ये भूकंप है, ये पृथ्वी, यहां पर भूकंप आया तो भूकंप तरंगों के रूप में ऊपर की ओर आता है। किस रूप में आता है बेटा? तरंगों के रूप में। और ये जो तरंगे रहती है, इनकी प्रकृति के आधार पर इन तरंगों को हम 3 नामों से अलग अलग रूप से नामीकृत करते हैं, नामकरण करते हैं। एक रहती है पी तरंग, दूसरी रहती है एस तरंग, तीसरी रहती है एल तरंग। यदि मैं तरंगों की बात करूं केवल और केवल साइंस की दुनिया में ले जाकर, तो मैं आपको तरंगों के बारे में बताऊं तो तरंगे जो होती है भैया, वे 2 प्रकार की होती है। एक रहती है सामान्य तरंग, और एक रहती है यांत्रिक तरंग। कौन सी तरंग? यांत्रिक तरंग। सामान्य तरंग में जो होता है वो कणों का विस्थापन सामने की ओर होता है। कणों का विस्थापन कैसे होता है? सामने की। परंतु जो यांत्रिक तरंगें रहती है, जिसको आगे चलकर पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, एक रहती है अनुप्रस्थ, एक कौन सी रहती है? अनुप्रस्थ, और एक रहती है अनुदैर्ध्य। ये यांत्रिक तरंग है। साइंस की दुनिया में अभी हम चल रहे हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों की प्रकृति अलग रहती है। जब कोई तरंग चलती है तो कणों का विस्थापन तरंग की दिशा में ही हो, तो इस प्रकार की तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। कैसी तरंग कहा जाता है? अनुदैर्ध्य तरंग। और ऐसी तरंग जिसमें कणों का विस्थापन तरंग के लंबवत हो, ये तरंग चल रही है और कणों का विस्थापन कैसा? ऊपर हो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो इस प्रकार के तरंगों को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। क्लियर है इतनी बात है? जब ये अनुप्रस्थ तरंग रहती है तो हमें जो भूकंप में आने वाली तरंग है, हमें उनमें यांत्रिक तरंग को पढ़ना है। और यांत्रिक तरंग होती है 2 प्रकार की, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। यहां तक की कोई दिक्कत है? अब इसी में हम ये देखेंगे कि जो पी तरंग होती है उसकी प्रकृति होती है बेटा, ये अनुदैर्ध्य होती है। किस प्रकार से होती है? अनुदैर्ध्य। एल तरंग अनुप्रस्थ, मतलब कणों का विस्थापन संचलन की दिशा में नहीं बल्कि उसके लंबवत। और जो एल तरंग रहती है ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। पी तरंग को एक नाम दिया गया प्राइमरी, मतलब ये सबसे पहले आती है, इसके कारण इसकी गति सबसे ज्यादा होती है। तो हम इसको देखेंगे, ये रहती है प्राइमरी, प्राथमिक तरंग। एस तरंग
पी तरंग से उत्पन्न होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया सेकेंडरी रे, द्वितीयक तरंग। इसकी गति जो होती है ये पी तरंग की तुलना में कम, और एल तरंग जो होती है इसकी गति इन तीनों की तुलना में क्या होती है, सबसे कम। एक और क्वालिटी देख लेते हैं। पी तरंग जो होती है वो ठोस, सॉलिड, लिक्विड गैस, ठोस, द्रव गैस तीनों में चल सकती है। एस तरंग जो रहती है केवल और केवल चलेगी किसमें, ठोस में। मतलब जैसे ही द्रव आएगा, जैसे ही गैस आएगा, ये इसका संचलन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एल तरंग जो रहती है ये ठोस में भी चल सकती है और गैस में भी चल सकती है, क्योंकि इसकी एक प्रकृति कैसी है, अनुदैर्घ्य। और ये सबसे विनाशकारी रहती है क्योंकि ये पृथ्वी की ऊपरी संरचना में चलती है, और ये दोनों जो तरंगे रहती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में चलती है। किस संरचना में चलती है, आंतरिक भाग में चलती है। तो हमें इन्हीं दो तरंगों के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। 2 मिनट में हो जाएगा। ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी जब ये है तो यहां पर से भूकंप को शुरू किया गया। जब भूकंप को शुरू किया गया तो पी तरंग निकली, और पी तरंग के साथ में एस तरंग भी निकली। जब पी तरंग के साथ एस तरंग निकली तो नीचे जाने पर लगातार तरंग की गति में लगातार वृद्धि होती चली गई, और जब लगातार वृद्धि होती चली गई मतलब ठोस जो है, घनत्व जो है पृथ्वी का, नीचे जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब ये बात क्लियर हो गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने पर घनत्व में क्या होती है, वृद्धि। अब दूसरी बात यह है कि जब एक समान पदार्थों से कोई संरचना बनती है तो उसमें तरंगों को जब चला जाता है तो उस समय में जो तरंगे चलती है वो सीधी रेखा में चलती है, परंतु पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर तरंगों का जो दिशा दिखाई देता है वो हमें वलयाकार दिखाई देता है, हमें वक्राकार दिखाई देता है। और इसी के कारण हमें पता चला कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो एक समान पदार्थों से नहीं बल्कि कई सारे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी। यहां तक ही क्लियर। फिर जैसे ही 2900 किलोमीटर आए, कौन सा बेटा, 2900 किलोमीटर, तो 2900 किलोमीटर के बाद में जो पी तरंग थी, जो अनुदैर्घ्य प्रकृति की थी, उसकी गति में कमी आई, और जो एस तरंग थी वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई। तो फिर बाद में वैज्ञानिकों ने बोला कि भैया एस तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की है और जो केवल ठोस में चलती है, तो मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का जो क्रोर है, उस क्रोर का जो भारी भाग है वो किस अवस्था में है, तरल अवस्था में। तो हमें पता चल गया कि गुटनबर्ग, इन 2900 किलोमीटर के बाद में जो गुटनबर्ग असंबद्धता आती है उसके बाद में बाह्य क्रोर की शुरुआत होती है, जो किस अवस्था में है, एस तरंग की प्रकृति के अनुसार वो किस अवस्था में, तरल अवस्था में। परंतु जैसे और आगे बढ़ी पी तरंग, जिसकी गति कम थी, पर जैसे ही वो और आंतरिक भाग में यहां पर पहुंची, आंतरिक क्रोर में, तो एकाएक गति में वृद्धि। जब एकाएक गति में वृद्धि हुई तो भैया वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया कि पृथ्वी के आंतरिक क्रोर में प्रेशर, मतलब दाब बहुत अधिक ज्यादा होने के कारण, प्रेशर बहुत अधिक ज्यादा होने के कारण आंतरिक क्रोर का कोई भी भाग हमें तरल अवस्था में नहीं दिखाई देता है, केवल ठोस अवस्था में दिखाई देता है। मतलब पृथ्वी का आंतरिक क्रोर किस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। इस माध्यम से हमें पृथ्वी की ऊपरी, मध्य और निचली, मतलब केंद्रीय, इस संरचना का क्या हुआ, अध्ययन हुआ। और यही कारण है इस सिद्धांत को, मतलब भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो सिद्धांत दिया गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, वो सिद्धांत वर्तमान में मान्य है। तो आज का प्रश्न लिख लीजिए, भूकंप की भूमि के अंदर चलने वाली तरंग कौन सी है। दूसरा, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, इन तीनों की प्रकृति किस प्रकार की है, मतलब अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, या अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ दोनों। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि फिजिकल ज्योग्राफी के पूरे लेक्चर आपको मिल सके। थैंक यू।